फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे, इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन में होगा क्या, रिएक्टेंट्स होंगे जो कन्वर्ट किस में होंगे, प्रोडक्ट में। मतलब अगर रिएक्टेंट फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी, हाई होगी, है ना। अब हमें यही चेक करना है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कब हाई जाएगी कब लो जाएगी। अच्छा, जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलाया 500 ml और हमने डलाया 1000 ml मतलब 1 लीटर। बताओ किस केस में हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे, 1000 ml मतलब एक लीटर में हम ज़्यादा जाएंगे। तो अगर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, हाई। लेकिन यहाँ से आप लोगों को कभी ये समझ में नहीं आया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो ज़्यादा देर तक तो चलेगी लेकिन तेज कैसे होगी। यहाँ से हमारा यही था कि हमने 500 ml लिया और एक लीटर लिया 1000, तो 1000 ml में हम ज़्यादा देर तक चलेंगे। एक कैसे होगा कि हम तेज़ी से चलेंगे। देखिए क्या होता है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आप ज़्यादा लोगे तो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास, और पास आ जाएंगे तो इनमें कोलिजन ज़्यादा होगा, टकराएंगे ये ज़्यादा, और जितनी तेज़ी से आपस में टकराएंगे उतनी तेज़ी से क्या करेंगे, रिएक्शन। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देयर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विल गेट इंक्रीज। जो इनके बीच में कोलिजन होगा, टकराव होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। गैसियस रिएक्शन जो होती हैं हमारी, अगर गैसियस रिएक्शन को सबसे फास्ट होगी गैसियस रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में करो, लेकिन ओपन कंटेनर में गैसियस रिएक्शन फास्ट नहीं होती। इसका रीजन है क्योंकि उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाते, वो दूर दूर भगते हैं। लेकिन आप गैसियस रिएक्शन को करवाना चाहते हो किसी क्लोज कंटेनर में कराओ, प्रेशर लगा दो, तो सबसे रैंडमली उनके मॉलिक्यूल भागते हैं तो सबसे तेज़ी से वो टकराएंगे और उनके बीच में रिएक्शन भी कैसी होगी, फास्ट होगी। तो हम सीधा कह सकते हैं ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना हम बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट बनाइए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट पॉइंट बनाइए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो इसमें सीधे पहले आपको ये लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। आप जैसे लिखना चाहो, RO करके लिखना चाहो ROR करके लिख लो, रेट करके लिखना चाहे रेट करके लिख लो, R करके लिखना चाहते हो R करके लिख लो ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब जानते हो, हमने कहा दो मॉलिक्यूल टकराए, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से टकराए कि उनके बीच में रिएक्शन हो गई तो वो कोलिजन क्या कहलाएगा, इफेक्टिव। जैसे हमने ऐसे हाथ किए तो ये कोलिजन हो रहा लेकिन अभी ताली की आवाज़ नहीं आ रही तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। जब हमारा अच्छे से पड़ेगा तरीके से तो वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव, जिससे हमारी आवाज़ आ रही है। तो कुछ इसी प्रकार से ये नहीं कि मॉलिक्यूल टकरा गए तो ही रिएक्शन हो जाएंगे उनके बीच में, नहीं, इस प्रकार से टकराए जिससे उनके बीच में रिएक्शन हो जाए तो वही हमारे कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कंसंट्रेशन। लिखना है इसको, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो ये एक कंटेनर है, इसमें हमने रिएक्टेंट अभी कम कंसंट्रेशन में लिया तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े हुए हैं। अभी इनमें इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस क्या हैं, कम, क्योंकि हमने इनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इनका बढ़ाते जाएंगे ये ज़्यादा डेंस होते जाएंगे, ज़्यादा घने होते जाएंगे, ज़्यादा पास आते जाएंगे,
और जैसे जैसे पास आते जाएंगे इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी हाई। हमने कहा कम है तो दूर दूर हैं उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहे, लेकिन ज़्यादा हो गए तो जल्दी जल्दी टकराएंगे और जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्या बढ़ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब इसको लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और लिखो इसके नीचे हैंस, कॉमन लगाइए हैंस के बाद, हैंस ग्रेटर the concentration has greater the concentration of reactants faster will be the rate of reaction, faster will be the rate of reaction, hence greater the concentration of reactants faster will be the rate of reaction। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा आपके एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव आया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसमें 3 पॉइंट तो ऐसे थे जो बिल्कुल होते ही नहीं थे, लेकिन चौथा पॉइंट भी उसमें थोड़ा हट के दिया था। उसमें कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख रखा था, एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम समझाते हैं आपको। हमने कहा यहाँ कितने भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से जितने रिएक्ट करेंगे हम कहेंगे वो मास इस समय एक्टिव है, जो रिएक्शन करके कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में, है ना। दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हमने एक शुगर का क्यूब पानी में डाला, तो अब ये पानी में रिएक्ट करेगा और शुगर घुलती जाएगी, लेकिन आप देखो जो अंदर इसके मास है वो अभी एक्टिव नहीं है। सिर्फ कौन सा मास एक्टिव है, जो वाटर के सीधे क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो यही एक्टिव मास कहलाता है। तो आप अपनी कॉपी चाहो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जगह आप एक्टिव मास भी लिख सकते हो ना, एक बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है एक्टिव मास। अच्छा आप बताइए, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी मतलब प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट खत्म होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं, आगे बढ़ने का तो यही मतलब है ना। मान लीजिए पहले ऐसे ही रैंडम बोल रहे हैं कि पहले रिएक्टेंट 100 थे, फिर धीरे धीरे करके 90 होंगे, फिर 80 होंगे, फिर 70 होंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि क्या डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लिखिए with the progress with the progress with the progress with the progress of reaction with the progress of reaction rate of reaction decreases, rate of reaction decreases as concentration of reactants get decrease with the progress of reaction rate of reaction decreases as concentration of reactant get decrease, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज। देख लो इस पॉइंट में कहीं भी दिक्कत हो, इस बेस ये 5-6 पॉइंट है। इसके बाद हम आपको सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं, रेट लो रेट कौन सा खता, कुछ पूछ रहे हो, पानी दे दो, लाइव हो अभी पानी दे दो।
हम कल से रख देंगे पहले से, ठीक है, लाकर पढ़ो इस पॉइंट को, कहीं दिक्कत तो पूछो और तुरंत याद करने की कोशिश किया करो। 70 से 80% यही याद होना चाहिए। घर में जाके और भी हमें पढ़ना है, रिवीजन करना है। ये लास्ट वाला ये है कि जैसे जैसे हमने कहा पहले रेक्टेंट के 100 मूल थे, है ना। हाँ, प्रोडक्ट तो इक्वल होगा आपका, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए ना। रिएक्शन जो हमारी प्रोसीड होनी वो तो रेक्टेंट साइड से होनी ना, प्रोडक्ट थोड़ी रिएक्ट करेंगे। प्रोडक्ट तो आपका जो हो गया, जो भी प्रोडक्ट आया नहीं, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो हम मान सकते थे कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से बोलते हैं। अब हमारे रिएक्शन में रिएक्ट कौन करेंगे, प्रोडक्ट थोड़ी रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कौन करेंगे, रिएक्टेंट्स। पहले रिएक्टेंट्स के 100 मॉलिक्यूल्स थे, मान लीजिए यहाँ 100 बच्चे थे तो वो ज़्यादा पास पास थे, फिर 90 हुए, फिर 80 हुए, फिर 70 हुए, फिर 10 हो गए, तो इनके बीच की डेंसिटी घटते जाएगी, दूर दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे दूर दूर होते जाएंगे इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत कम। और जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो फास्ट फास्ट आपस में रैपिडली क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन बढ़ेगी रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, और रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे आपकी उनके कोलिजन भी कम हो जाएंगे, या रिएक्टेंट्स ही कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब पूछ लो कोई और डाउट है। एरिया के हिसाब से भी है, जैसे हम बात करें क्योंकि आपने ये पिछली बार बताया था आर जैसे है कि रिएक्टेंट इक्वल है, प्रोडक्ट भी आपने इक्वल ही रखा था, तो इक्वल होना चाहिए। अगर एरिया बढ़ रहा हो तो फिर ये रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट, ये मतलब कहाँ पर, ये मतलब जो आपने ये न्यूमेरिकल जितने भी कराए हैं रिएक्टेंट, तो वो बेटा वो तो अलग ही चीज़ होगी ना। उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल थे नहीं, किए हैं इक्वल स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके, है ना, तो वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। वहाँ तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें किसी की भी डिसअपेरेंस देगा, किसी की अपेरेंस देगा, और हमें सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए उसके लिए। तो हमने पूरे इक्वेशन को इक्वल कर दिया था उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके, तो वो तो अलग केस हो गया। यहाँ केस क्या चल रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट पक्का है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ हम कह दें कि अब उतने पास पास नहीं होंगे जितने पहले थे, है ना, तो अब ये दूर दूर हो गए। पहली बात तो नंबर भी कम गए, 100 से हो गए 50, नंबर भी कम गए। नंबर भी कम गए इसलिए भी कोलिजन की संख्या क्या होगी, घटेगी, टकराने की संख्या क्या होगी, घटेगी। दूसरा नंबर कम गए इससे थोड़ा दूर दूर भी हो गए, है ना। हमने कहा इस कमरे में डेंसिटी 100 बच्चों की जितनी है और 50 बच्चों की जितनी और 10 बच्चों की, तो 100 बच्चे जब होंगे तो उनके आसपास आने की संभावना सबसे ज़्यादा, 50 में और कम, 10 में तो बहुत ही कम। आ रही बात समझ। तो क्योंकि जब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तो उनके नंबर घट रहे हैं, साथ में डिस्टेंस बढ़ रही है, तो नंबर कम हो रहे हैं, डिस्टेंस घट रही है, तो कोलिजन की संभावना क्या होगी, बहुत कम। और कोलिजन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसको यहाँ से पकड़ो, वहाँ से मत पकड़ो आयुष, यहाँ पर रिएक्टेंट घट रहा है तो सीधे रेट भी घटेगी, सीधी बात है। अब इसको ऐसे समझ लो अपने एग्जाम्पल से कि मान लो गाड़ी में पेट्रोल घटते जा रहा तो नहीं चलेगी, ठीक है, डिस्टेंस से जैसे समझना हो। चलिए नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको, यहीं पर याद करते चलना है ना, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चलिए देखिए बताइएगा आप लोग। हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। अच्छा ये बताओ, चीज़ें रैंडमली मूव करेंगी तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, या साइलेंटली पड़ी रहेंगी तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, रैंडमली मूव करेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके भागेंगे दौड़ेंगे उतनी ज़्यादा तो कोलिजन की संभावना होगी। और आप ये बताइए टेम्परेचर और एनर्जी का कैसा रिलेशन होता है, जैसे हमने कहा बर्फ़ है, मेल्ट करो लिक्विड में आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही ना, लिक्विड को और बॉयल करो तो वेपर बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी उनके बीच में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, और जैसे इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी टेम्परेचर। ठीक है ना, इतना लिख लो। फिर इसी के नीचे लिखना है, इतना लिखने के बाद लिखना है इसी के नीचे से हैंस, फिर कॉमा लगाइए, रेट ऑफ रिएक्शन, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature. Hence rate of reaction increases with increase in temperature. अब एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है किसी भी रिएक्शन का अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है जो वो जनरली ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है। ये डेटा आपको याद करना है, तो लिखिए इसी के नीचे experimentally it is observed that rate of reaction becomes double, rate of reaction becomes double by 10 degree Celsius in rise in temperature, Experimentally, it is observed that rate of reaction becomes double by 10 degree Celsius rise in temperature, by 10 degree Celsius in rise in temperature. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे जाके आप आर्मियस का इक्वेशन पढ़ोगे, वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर इसका रिलेशन आएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने अभी से बता दिया आपको। नेक्स्ट डालिए इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। एनीवन नोज अबाउट द कैटालिस्ट? व्हाट आर कैटालिस्ट? बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो कैटालिस्ट को आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में, पूरा एक टॉपिक है कैटालिस्ट का, 2 दिन का टॉपिक है उसका। व्हाट आर कैटालिस्ट? ऐसे कभी कभी लिख देते ना आप लोग, अभी आप लोगों ने रोजनमुंड रिएक्शन लिखी थी, उसके लिए कैटालिस्ट लिखे थे ना आपने, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, है ना, और ये सल्फर था, कैटालिस्ट नहीं था, ये कैटालिस्ट पॉइजन था। ये सब पता चलने वाले हैं आपको कुछ दिनों बाद। ये कैटालिस्ट, और आपका क्या था, बॉइलिंग जाइलिन था ना। तो ये होते क्या हैं, हमने इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो देखा नहीं कभी भी, या मान लो पार्टिसिपेट करते भी हो तो हमने बहुत ही कम की मैकेनिज्म देखी है ना, जैसे हाइड्रेशन और एल्कीन की मैकेनिज्म बताई थी हमने। तो आखिरकार कैटालिस्ट का काम क्या है, क्या करते हैं कैटालिस्ट? देखिए बिल्कुल सही है, देखिए कैटालिस्ट आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड मेटल्स किसी फील्ड में, जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। जनरली कैटालिस्ट के लिए लोग समझते हैं कि ये सब रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और ऐसे कैटालिस्ट जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। जो किसी रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
नेगेटिव कैटालिस्ट। लेकिन कोई भी कैटालिस्ट हो जनरली पॉजिटिव के टर्म में लिया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी केमिकल फैक्ट्री में है, वहाँ से कोई पॉइजनस गैस आपकी लीक होने लगी, तो वहाँ पर ऐसा कैटालिस्ट डाला जाएगा जो उस रिएक्शन की रेट को स्लो कर दे, जिससे वहाँ पर पॉइजनस गैस जो बन रही है वो क्या हो जाए, कंट्रोल रेट पे आपके हो जाए। मान लीजिए किसी कंपनी में वहाँ पर कोई पॉइजनस गैस लीक हो गई, तो जल्दी जाके वहाँ पर देखेंगे। अब जैसे कि हम आपको बता दें, मान लीजिए कि आपके क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनने लगी, तो वहाँ पर हम कैटालिस्ट के फॉर्म में क्या डाल देंगे, आपके 1% एथाइल अल्कोहल, तो वो फॉस्जीन को बनने से क्या कर देगा, कम कर देगा, रोक देगा। तो नेगेटिव कैटालिस्ट भी बहुत फ़ायदे के होते हैं आपके, जब रिएक्शन हमारी ऐसी हो रही जो दूसरों के लिए डेंजरस हो सकती है, में कॉज ऑफ डेथ, तो वहाँ नेगेटिव। लेकिन जनरली कैटालिस्ट को आप देखोगे तो पॉजिटिव टर्म में ही यूज किया जाता है। अब कैटालिस्ट होते हैं क्या, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना। कैटालिस्ट को आप ताले की चाबी समझ लो, थ्योरी आई है, पढ़ोगे आप, लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट साफ साफ रखी हुई है। कैटालिस्ट को आप चाबी समझ दो, जो तालों को खोलता है, बंद करता है, और लास्ट में वैसा का वैसा ही निकल आती है। तो कैटालिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, मोस्टली इंक्रीज टर्म में लेते हैं, लेकिन रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। लास्ट में उतना ही निकलेगा जितना वो शुरू में लिया गया था। अगर 10 ग्राम लिया गया था, तो लास्ट में भी कितना निकलेगा, 10 ग्राम, लेकिन उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वो क्या कर देगा, थोड़ा आगे कर देगा कि थोड़ा स्पीड से पहुंच जाओ। अब इसका हम आपको साइंटिफिक भी बताते हैं ऐसा होता क्यों है ना। कैटालिस्ट के बारे में नहीं बता रहे हम आपको अभी, सिर्फ ये कैटालिस्ट ऐसा क्यों करता है। अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो दो कॉन्सेप्ट, एक एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरी आप पढ़ने वाले हो थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और आप पढ़ने वाले हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो। ई पढ़ने वाले हो एंड टी ए, एक लाती है एक्टिवेशन एनर्जी और एक लाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ये हैं हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में जाना है आपके यहाँ पर, तो वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सिर्फ प्रोडक्ट में जा सकते हैं जिनके पास कम से कम इतनी एनर्जी है जिससे वो आपस में कोलाइड हो सके और रिएक्ट कर सके। फिर से सुनो, हमने कहा ये रिएक्टेंट, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, हमने सिर्फ लिख दिया। हमने कहा ये रिएक्टेंट ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनमें मान लीजिए कि यहाँ रिएक्टेंट्स के नंबर हैं 100, लेकिन 100 में से यहाँ सिर्फ 60 गए प्रोडक्ट में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ 60 ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी जिससे वो आपस में कोलाइड हो सके और किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में। यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, यही कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझ लो, हमने कहा कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो, है ना। तो कैटालिस्ट एक्चुअली में करते क्या हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। भले ही हम रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ा पाए, लेकिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमने क्या कर दी, कम। अब ये तो पक्का है कि पहले अगर 100 में से 60 जा रहे थे तो 80-90 कहाँ पहुँच जाएंगे आपके प्रोडक्ट में। तो कैटालिस्ट एक्चुअली में करता क्या है, तो आपको ध्यान रखना, कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से समझाएं क्या है, हमने कहा किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट इनटू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है और टोटल रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, एक लाती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। अभी पढ़ोगे आप, इसमें हम बाद में लिखवाएंगे। तो देखिए, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के बिना प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट थे, उसमें से 60 के पास तो थी, तो 60 चले गए, लेकिन ये भी जब जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, तो अभी जो 60 पहले जिस स्पीड से गए थे वो से तेज स्पीड से चले जाएंगे, ऊपर से जो नहीं गए थे वो भी आपके चले जाएंगे। तो कैटालिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, है ना। लिखिए कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में लिखिए, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट इंक्रीजेज, कैटालिस्ट increases
rate of reaction catalyst increases rate of reaction कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जैसे मान लो ये दीवार थी, ठीक है, तो दीवार थी तो यहाँ 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे, इसमें 60 तो थे यंग, तो वो खान के उचक के चले गए, लेकिन 40 की उम्र थोड़ी डाउन थी, ठीक है, तो वो उचक के नहीं जा पा रहे थे, तो फिर एक कैटालिस्ट भाई आए, उन्हें दीवार ही तोड़ दी, तो ये आराम से उस पार चले गए। साथ में ये तो उस पार चले गए, लेकिन जो ये 60 थे ये और उचक के अब और तेज़ी से जा रहे। आ रहा है समझे? क्लियर है? आ गया? इसका डायग्राम बना लो। चलो ये है आपकी एनर्जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये है P, ये है R, आवाज़ नहीं, शांति से। इसको एक्टिवेशन एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को चाहिए पहले से, उसके पास जो एनर्जी है अगर वो भी जोड़ दोगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी ना। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से थी, इतनी है ना, इसके बाद जितनी और चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ना, और आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे पूरी तो वो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये ध्यान रखिएगा, यही लिखवाना है हमें आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी में यही होता है ना। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और ए भी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ई डैश, है ना। तो कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम है? ई डैश हमारी लेसर है देन, या आप ये कह दो कि ई हमारी ज़्यादा है ना, तो ई डैश इज लेसर देन ये कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम तो यही बनना है, आप अभी सीख लीजिए तो वहाँ भी सीख लिया आपने। अच्छा, ये पाथ कैसा है? इस पाथ में हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? इतनी। इसमें कैटालिस्ट का उपयोग नहीं किया जाए, तो ये पाथ विदाउट कैटालिस्ट है, और जब हमने कैटालिस्ट इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो पाथ हमारा क्या हो गया? ये हो गया ना, पाथ विथआउट कैटालिस्ट, बिना कैटालिस्ट के पाथ है। और ये वाला जो पाथ है ये है पाथ विथ कैटालिस्ट। लिख रहे हैं जब तक, हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, नॉर्मल जब रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, इतनी, जो बिना कैटालिस्ट की थी, तो पाथ विदाउट कैटालिस्ट। लेकिन जैसे ही हमने कैटालिस्ट इन्वॉल्व किया उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, है ना। तो ये जो पाथ है ये है पाथ विथ कैटालिस्ट। तो आप देख सकते हो कि कोई भी कैटालिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ना। जो ई ए डैश है वो लोअर देन है, लेसर देन है ई ए। हाँ संजय, आया संजय? क्लियर? हर्ष नहीं आया संजय? पक्का? कैसे कैटालिस्ट इंक्रीज करते हैं? आर ओ आर क्या कम कर देते हैं?
क्या कम कर देते हैं बेटा, बोला करो, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ ई से है एनर्जी और ए से है एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ पूर्वी, समझ में आया, क्या कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा ये एनर्जी कितनी है, रेक्टेंगल के पास जितनी थी उसके बाद जो उसने ली, आ रही बात समझ में, और टोटल ले लेते तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या होती है, तो बोलते हो नहीं सर्वे चलाते हो, ऐसे ऐसे कैसे हम चलेगा, बताओ बाहर, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रेक्टेंट की अगर हटा दें हम, सिर्फ जितनी उसने ली है रेक्टेंट करने की, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। सर नेक्स्ट नंबर लिखिए, 4th नंबर, सरफेस एरिया। पहले डायग्राम बना लो आराम से, पाथ विथ कैटालिस्ट। देखो अभी दिखा अभी, पाथ विथ कैटालिस्ट, और ये वाला क्या है, पाथ विथआउट कैटालिस्ट, ठीक है, पाथ विथ कैटालिस्ट। लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट्स, लगाओ अपना अपना लॉजिक। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट्स घटेगी। और बताओ, अच्छा एक कप में पानी लें इतना और छत पे रखा है, वो कहें उड़ेगा, लेकिन टाइम लेगा, और इसी पानी को छत में उड़े लाएं तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, शायद हम वहाँ 5 मिनट रखें तो भी वो उड़ जाए। तो इस केस में क्या था, सिर्फ इतना सरफेस आपकी सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा था, तो सब यहाँ से भाप, जब यहाँ की उड़ गई तो उसके नीचे का आया, जब वहाँ की उड़ गई तो फिर उसके नीचे, लेकिन जैसे ही हमने उसको ज़मीन में डाल दिया, उसका हर एक पॉइंट किसके कांटेक्ट में आ गया, सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ तुम इतने पानी को उड़ाते, हो सकता था 2 दिन में उड़ता, हाँ, और यहाँ ये पानी 10 मिनट में उड़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने शुगर का क्यूब लिया और इसको पानी में डाल दिया, हमने कहा घुलो, तो वो घुल रही है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं आया, सिर्फ ये कांटेक्ट में आया, ये कांटेक्ट में आया। जब इतना घुल जाएगा तो फिर अंदर की लेयर जाएगी, फिर अंदर की लेयर जाएगी, फिर अंदर की, लेकिन हमने इसको पाउडर बना दिया, तो अब इसका हर एक पार्टिकल सीधे किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, वाटर के, वो तेज़ी से घुल जाएगा। तो जैसे ही हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे हमने एक वुड का लॉग लिया, पटिया लिया और इसको बर्न किया, तो ये धीरे धीरे बर्न होगा, लेकिन इसी के हम पीसेस ले लें छोटे छोटे से, तो ये क्या हो जाएंगे, तेज़ी से बर्न हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो डालिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, लिखिए ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। greater the surface area of rectangles faster will be the rate of reaction. Faster will be the rate of reaction. Faster will be the rate of reaction. For example, देखिए, for example, sugar powder dissolves more faster than sugar cube. Sugar powder dissolve more faster than sugar cube. Sugar powder dissolves more faster than sugar cube. एक और एग्जाम्पल लिख लो, एक और लिख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, wood
wood pieces burn more faster than log लिख लो या ब्लॉक लिख लो, लॉग का मतलब पटिया उसका सीधा सीधा, देन लॉग ऑफ वुड, लॉग नहीं लिखना तो आप ब्लॉक लिख लो, है ना, ये मैथ वाला लॉग नहीं है, ये लॉग मतलब पटिए से है। वुड पीसेस बर्न मोर फास्टर देन लॉग ऑफ वुड लिख लो, और अगर आपको लॉग नहीं आ रहा है तो आप ब्लॉक ऑफ वुड भी लिख सकते हो, बन जाएगा। चलो जल्दी से चारों पॉइंट पढ़ो, फिर और बताते हैं, जल्दी से देख लो एक बार, कहीं कोई डाउट हो पूछो, पर पढ़ो हर्ष, यही याद करना है से। हाँ जो आपने सबसे फर्स्ट वाला लिखवाया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें से कंसंट्रेशन सेम कंटेनर में अगर बढ़ा रहे थे तो रिएक्शन बढ़ रही थी, अगर इसमें कंटेनर अगर बड़ा करते हैं रिएक्टेंट अगर सेम, हाँ इसका ये रिलेशन ये है, ठीक है हम बता देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन को अगर मोलिडिटी के टर्म में ले रहे हैं तो हम किस में लेंगे, वॉल्यूम के टर्म में। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया वाला ये जो फैक्टर है, इसमें अगर जैसे सरफेस एरिया अगर किसी मतलब कंटेनर का बढ़ाएंगे तो सर पे हम कंटेनर का थोड़ी बढ़ा रहे हैं, रेक्टेंट का बढ़ा रहे हैं, है ना, हम रेक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, है ना। ये तो सिंपल है अनिकेत, कि कुछ किसी चीज़ जितना ज़्यादा वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी उतनी ज़्यादा क्या करेगी, रेक्ट करेगी, है ना। चलिए वो कंटेनर अलग है, रेक्टेंट अलग है। पढ़ लिए संध्या, बन जाएंगे। अब तो ऐसे छोटे छोटे से हैं आपके, है ना। एक और अच्छा है, नेक्स्ट डालिए इसमें, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का, नेचर और टाइप्स ऑफ रेक्टेंट, नेचर और टाइप्स ऑफ रेक्टेंट्स, टाइप्स ऑफ रेक्टेंट्स, है ना। अच्छा बताइए आप लोग, गैसियस रेक्टेंट ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा कि लिक्विड वन कि सॉलिड वन, कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा? तो ध्यान रखिएगा, हम जो रिएक्शन कराते हैं वो खुले आसमान में नहीं करा रहे हैं, वो पर्टिकुलर लेबोरेटरी में हो रही है, किसी न किसी एपरेटस में हो रही है। तो अब हमने क्लोज कर दिया सॉलिड को, क्लोज कर दिया लिक्विड को, क्लोज कर दिया गैसेस को, तो सबसे तेज़ी से कोलाइड कौन होने वाली है? तो सबसे तेज़ी से गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि फास्टर रिएक्शन होती है गैसियस की, लेकिन ध्यान रखिएगा नेचर में नहीं है, कंटेनर में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा सभी रिएक्शन एक फेज में है, एक फेज में मतलब कैसे हैं, होमोजीनियस है ना, तो होमोजीनियस। और सभी दूसरी रिएक्शन है जिसमें कुछ की फेज कुछ है, दूसरे वन की फेज कुछ और है, तो कैसे हो गए, हेट्रोजीनियस। अब इसको समझो या रटो, जो भी करना हो। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि होमोजीनियस स्टेट में रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होती है कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल, हम शुगर को पानी में घोलें, थोड़ा टाइम लगेगा, घुल जाएगी, लेकिन अगर हम मिल्क में पानी को घोलें, दोनों की फेज क्या थी, लिक्विड थी। अब यहीं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल याद आ जाएगा कि सर ऑयल को घोलो, है ना, तो वो एक अलग एक्सेप्शनल केसेस हैं। पर जल्दी जैसे आप एथिल एल्कोहल वाटर को घोलो, ज़्यादा तेज़ी से घुल जाएंगे, बेंजीन वाटर को घोलो, ज़्यादा तेज़ी से आपके घुल जाएंगे, लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से घुलेंगे कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड। और लिक्विड गैस को तो घोलने के लिए और प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। तो होमोजीनियस, अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट, अच्छा डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा फास्ट किसका होता है, गैस ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होती है ना, घुलती मिलती है आपकी। तो सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में, फिर लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में। और अगर आपके फेज के बेसिस पे आ गया तो होमोजीनियस फेजेज ज़्यादा रिएक्टेड होंगी देन कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। थर्ड वन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो बताइए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होंगे कि वीक होंगे तो ज़्यादा होगी?
हमने कहा कोई मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो स्टेबल है। अब वो स्टेबल है तो उसके बॉन्ड टूट नहीं रहे, तो वो रिएक्ट क्यों करेगा? जिसके फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे, वो रिएक्ट करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट के तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने। तो रिएक्शन लौट के कहाँ आ जाएगी, रिवर्स आ जाएगी, है ना। तो इसके फोर्स, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे हम पूछ लें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे तेज़ी से रिएक्ट कहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। एक और हम पूछें आपकी कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी, रिएक्शन की, रिएक्टेंट की क्या चीज़ ज़्यादा हो, तो या तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो तो रिएक्शन तेज़ी से होगी, या फिर हम उल्टा बोल दें कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बहुत कम हो। अगर कोई रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब स्टेबल क्या है, कम है ना। तो लिखिए इसमें नेचर और टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट लिखिए। The rate of reaction, 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 reaction is also is also is also is also depend upon many factors based on physical state and chemical reactivity The rate of reaction is also depend upon many factors based on physical state and chemical reactivity। तो इसमें आपको लिखना है फर्स्ट वन लिखना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन होगी ROR होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैसियस स्टेट देन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट ठीक है ना। तो गैसियस में सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फर्स्ट है होमोजीनियस फेज देन हेट्रोजीनियस फेज। देन हेट्रोजीनियस फेज, रेट ऑफ डायरेक्टली, ये दोनों पॉइंट साइज में आ गए कि होमोजीनियस में ज़्यादा होगी डेट कंपेयर टू हेट्रोजीनियस फेज के, है ना। तो मैक्सिमम किस में हो जाएगी, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में हो जाएगी, होमोजीनियस गैसियस स्टेट। क्लियर, होमोजीनियस सॉलिड स्टेट, होमोजीनियस लिक्विड स्टेट और होमोजीनियस गैसियस स्टेट। तो सबसे ज़्यादा किस केस में हो जाएगी, होमोजीनियस भी मिल जाए और गैसियस भी मिल जाए। तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगी इन होमोजीनियस गैसियस स्टेट, है ना। होमोजीनियस गैसियस स्टेट, होमोजीनियस गैसियस स्टेट मैक्सिमम होगी होमोजीनियस गैसियस स्टेट, है ना। थर्ड हो गए, एक आध और लिखना है अभी, होमोजीनियस गैसियस स्टेट ना। फोर्थ वन है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नंबर ऑफ बॉन्ड्स
और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे हम आपसे कहें ए सिंगल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे तेज़ी से कहाँ होगी? सिंगल बॉन्ड में, है ना। सबसे तेज़ी से होगी सिंगल बॉन्ड में। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? क्लियर सौम्या? क्लियर हो रहे हैं? तुम्हें हर्ष? उन्नति तुम्हें हो रहे हैं क्लियर? तुम सबसे साइड में तो बैठती हो तो हमें ध्यान ही नहीं रहता उन्नति का। 5th नंबर का पॉइंट और देख लो। वो भी पॉइंट समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना है ना। जब रेट ऑफ रिएक्शन होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना रिएक्टिव रिएक्टेंट होगा उतनी फास्ट रिएक्शन करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। सही है? क्यों खताब? हम कह रहे हैं जितना कम स्टेबल होगा रिएक्टेंट उतना ही तो ज़्यादा क्या होगा? रिएक्टिव। पॉइंट समझ में आ रहे ना कि हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के इन्वर्सली है, मतलब रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कैसा होगा? ज़्यादा। हमने कहा अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा सीधे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, और स्टेबिलिटी ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, हमने कहा कि रिएक्टेंट्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो वो ब्रेक नहीं होंगे, और जब वो ब्रेक ही नहीं होंगे तो अपने आप में ये स्टेबल पड़े हुए हैं, किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे। और जब ये ब्रेक होंगे तो इनकी बैलेंसी कमेगी, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे से रिएक्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे आपके इनके बीच में उतनी मुश्किल से टूटेंगे, और जितने कम होंगे उतनी आसानी से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो जो जितनी आसानी से टूटेगा वो उतनी आसानी से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक हैं, या हम कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी? ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट डालो। कितने? 5 हो गए ना आपके? नहीं, ये वाले पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं, टोटल पॉइंट भी 5 हो गए ना, है ना। टोटल कितने पॉइंट लिखा है? 5 ही हुए ना। एक और लिख लो चलो, और 6 नंबर में लिख लो इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशंस। इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशंस। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना लाइट के हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, वो बिना लाइट के हो ही नहीं सकती। मतलब कुछ रिएक्शन की रेट तभी बढ़ेगी जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं हुई। और इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटो के द्वारा, लाइट के द्वारा सेंसिटिविटी पा रही हैं, उनको कहेंगे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशंस लिखिए इसमें, इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशंस में लिखिए देयर आर some reactions which only takes place in presence of light, full stop. Such reactions are called photochemical reactions. There are some reactions
which takes place only in presence of light. Such reactions are called photochemical reaction. Example, photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोगों को हमने बताया होगा जनरली क्लोरीनेशन जो होता है वो लाइट की प्रेजेंसी में होता है जनरली, ध्यान रखिए ना। सेकंड वन है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन है ना, हेलोजिनेशन में अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराते हो तो क्लोरीनेशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल बोले, हम इस क्लोरीनेशन का लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे H2 + Cl2 और यहाँ डार्क, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है इसमें, नो रिएक्शन। एंड इसी के नीचे फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लोरीनेशन के बाद, और H2 + Cl2 और लाइट प्रेजेंस करा दो, चाहे सनलाइट चाहे आर्टिफिशियल लाइट प्रेजेंस करा दो आप, तो ये बन जाता है 2HCl। ये एक लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है ना। मीथेन का भी क्लोरीनेशन करा दो आप तो भी यही होगा ना। There are some reactions which only takes place in presence of light. Such reactions are called photochemical reactions. For example, photosynthesis, chlorination. H2 + Cl2 डार्क में नो रिएक्शन, लाइट में 2HCl। ठीक है, ये पढ़ लो और 2 मिनट अपने आप को शांत कर लो, क्योंकि इस चैप्टर का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। उसके बाद सीधे आपको ऑर्डर पढ़नी है, तो ऑर्डर के पहले आपको पढ़ना है रेट लॉ। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है। फर्स्ट रिएक्शन सीख चुके हैं हम, दूसरा तरीका रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का आने वाला है। तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लो, 2 मिनट अपने आप को रिलैक्स कर लो, फिर हम रेट लॉ बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान से सुनो। रेट लॉ, रेट कांस्टेंट